चालू किया ना. Very good morning and welcome you all. In the previous videos we have discussed 60 questions and onwards we'll see which other questions remains. The first question, the which is a poem written by whom? For your information, which एक नाम का जो ड्रामा लिखा गया था, ट्रेजिक कॉमेडी लिखी गई थी थॉमस मिडलटन की तरफ से 1778 में उन्होंने लिखा था. थॉमस मिडलटन ने लिखा था एक वर्क जो कि ट्रेजिक कॉमेडी में था, बट यहाँ पे उन्होंने पोएम पूछा है. द विच इज़ अ पोएम रिटन बाय, द आंसर इज वॉल्टर दे ला मेयर. इट इज़ बेटर टू हैव बीन लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव बीन लव्ड एट ऑल. ये लाइन कौन सी पोएम में से पूछी है? हु कंपोज दिस लाइन? इट्स बेटर टू हैव बीन लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल. ये लाइन पूछी गई है. एक फेमस पोएम है जो 1850 में उन्होंने पब्लिश की थी. ही हैज स्टार्टेड राइटिंग द पोएम इन 1833. जो वर्क है दैट इज इन मेमोरियम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन. द पोएम लैंड इज रिटन बाय होम. लैंड जो पोएम है इसे किसके द्वारा लिखा गया है? A poem that is published in 1926 is a जो एक किताब के लेंथ की बुक है और बुक लेंथ नरेटिव पोएम उन्होंने लिखी है. द आंसर इज विक्टोरिया सैकविल वेस्ट. इन्होंने वर्क को लिखा है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए एलिमिनेशन मेथड तो काम नहीं आएगा, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि क्वेश्चन 63 में जो दिया है पढ़ेंगे पहले. What is the name of the king in Shakespeare's play Henry IV Part First? If you might remember the things, 2016 के और 17 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाल्स्टाफ इज़ द कैरेक्टर मेंशन इन दी ड्रामास, और फिर उसके बारे में बाद में उसकी डेथ किस में थी वो क्वेश्चन था. If you could have studied the things, if you could have summarized the if you could have seen the summary of the particular ड्रामा और उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ लिया होता, सो यू वुड बी एबल टू गेस द क्वेश्चन. और उसी लिए क्या कहा जाता है कि क्वेश्चन के बाद में आपको उसके बारे में देखना है. फाल्स्टाफ को देखा था कि उसको मेरी वाइट्स ऑफ इंस्टोर जो उसका वर्क्स लिखा है शेक्सपियर ने, फिर उसके बाद में हेनरी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में उसको दिखाया गया था, और हेनरी फिफ्थ में उसको डेथ दिखाया गया था. फिर बाद में उसकी जो मिसेस क्विकली था वो भी कैरेक्टर है. सो बेसिकली दिस इज अ किंग हेनरी बिलिंगब्रोक जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर उसकी समरी भी या छोटा सा भी कुछ विकिपीडिया पे देख लिया होता तो उसका आंसर करेक्ट होता है. इसीलिए क्वेश्चन पेपर को रीड करना इजी है, क्योंकि ये करते करते बहुत सारा सिलेबस आपका कवर हो जाता है और मेजर एरिया आपको पता रहते हैं. फिर व्हाट इज़ द कॉमन अमॉन्ग द फॉलोइंग? इन सब में क्या कॉमन है जो पूछा गया है? कॉमन बोला है. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि what if I died today, autumn and the serpent, the trunk, tantra, the awakening. Basically these all belongs to कैंपस नॉवेल जो किसी यूनिवर्सिटी के आसपास लिखी जाती है या कोई प्रोफेसर उसके अंदर होता है. बेसिकली इंग्लिश प्रोफेसर ही रहते हैं, बट कभी कभी हिस्ट्री के प्रोफेसर भी देखे गए, बट उसकी जो लाइफ सेंटर होती है वो जो यूनिवर्सिटी के पे बेस होती है. शशि देशपांडे ने लिखा हुआ ये वर्क है. बाकी के वर्क को भी आप देख सकते हैं. उनकी पब्लिकेशन डेट और उनके फिर जो जैसे रहते हैं कि प्रोटोगोनिस्ट कौन है, उनकी हीरो हीरोइन को देखना एक ज़रूरी है. और एक सबसे अच्छी बात जो है, इंडियन लिटरेचर में ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते, पर जिनको भी पूछते हैं थोड़ा सा हल्का हल्का ही पूछते हैं. सो क्वेश्चन यहाँ पे है नयनतारा सहगल के बारे में. नयनतारा सहगल वॉन्स साहित्य अकेडमी फॉर नॉवेल्स. किस नावल के लिए उनको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला था? ये जो वर्क उन्होंने लिखा था इसको इन्होंने लिखा था 1985 में लिखा था, और उसको साहित्य अकेडमी का मिला था 1986 में. उनको साहित्य अकेडमी का नॉवल अवार्ड मिला था. बस इसी तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन को ही देखा जाता है. बाकी के सब वर्क उन्होंने ही लिखे हैं. उनकी थोड़ी सी की समरी देखा करो. रिच लाइक अस इज द नॉवेल दैट won the साहित्य अकेडमी अवार्ड टू नयनतारा सहगल.
A very basic question again. English as a medium of instructions was introduced in India by what? Which act? पूछा गया कि कौन से एक्ट द्वारा इंग्लिश को एक इंस्ट्रक्शन का मीडियम बोल के यूज़ किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में. चार्टर एक्ट तो सबसे पहले का है, इन्होंने शायद डेट भी गलत डाल दी. क्रिश्चियन मिशनरीज तो बहुत पुराना हो गया, इतना तो बात इंडिया की कर रहा है. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि बहुत पुराना हो गया, मिडिवल एज के आसपास चला गया. ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उसके अंदर थोड़ा सा लगभग हाथ कम ही था, उसकी भी पब्लिकेशन डेट उन्होंने गलत कर दी. तो इसको ईजी से आप कर सकते हैं. दैट इज़ थॉमस मैकॉली का जो है 1835 का जो एक्ट है उसको उन्होंने वहाँ पे पब्लिश किया था कि जो मीडियम रहेगा कम्युनिकेशन का वो इंग्लिश होगा. जैसे द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर ब्रॉट टू ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बाय. जो सबसे पहले जो इंग्लिश यहाँ पे आई थी ग्रेट ब्रिटेन में, तो उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे कि आपको सबसे पता चलता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे फिर डेविड डैचेस से पढ़ो या फिर रूथलेस से पढ़ो, आपको ये क्वेश्चन हर जगह पे मिलेंगे. इवन यू विल गेट दिस थिंग्स इन बी प्रसाद सर्स बुक्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उन्हीं में पता चलती है. फिर वहाँ पे जर्मनिक ट्राइब्स थे, नॉर्डिक ट्राइब तो नहीं थे, फ्रेंच इन्वेडर्स बाद में आए थे. इनका जो 1066 में जो आया था अपना नॉर्मेंडी जिन्होंने किया था बाद में, फिर डचेस का भी बाद में ही आता है. तो इनसे पहले सबसे पहले जो थे उनको एंगल सैक्सटन और जूट्स का जो ग्रुप था तीनों का, तो तीनों के बारे में बात की जाती है. तो सो दीज वर द फर्स्ट, इसको पोस्ट लेता हूँ पहले. सो दीज वर द फर्स्ट सेटलर्स जो यहाँ पे थे. विच वन इज नॉट के पीछे, which one is not a term used by अर्नोल्ड इन कल्चर एंड अनार्की. कल्चर और अनार्की जो वर्क उन्होंने लिखा था कि उसके अंदर कौन सी टर्म इसमें से यूज़ नहीं की है. बेसिकली कल्चर और अनार्की के बारे में जब बोला जाता है, बारबेरियन इज द पीपल हु आर सैवेज इन देयर बिहेवियर. पॉपुलस पीपल्स बेसिकली बिलोंग्स टू, उनको इनहेबिटेंट पीपल भी बोला जाएगा, जो वहाँ के रहवासी है उनको कहा जाएगा. फिलिस्टाइन बेसिकली नैरो माइंडेड पीपल को बोला है उन्होंने उनके अंदर. बट हेलेनिस्टिक के अगर के बारे में पूछा जाए या सोचा जाए तो उनके बारे में एक सवाल आता है कि अ पर्सन हु हैज़ बीन कॉल्ड अ ग्रीक, किसको कहा गया था? किट्स इज़ अ ग्रीक उनको बोला था, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक कल्चर एंड आर्ट ही वॉज हैविंग ऑन हिज, उसकी पोइट्री में भी है, तो इसलिए उसको पूछा जाता है कि उसको कहा जाता है कि ग्रीक, किट्स इज़ अ ग्रीक. हेलेनिस्टिक फिलोसॉफी जहाँ पे ग्रीक कल्चर का कुछ ना कुछ होगा. क्वेश्चन फ्रॉम अगेन बायोग्राफिया लिटरेरिया दैट इज़ रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज. 1817 में उसको पब्लिश किया था उन्होंने 2 वॉल्यूम में, जहाँ पे उसको जो चैप्टर्स है उसके 1 से लेकर 13 तक और 13 से लेकर आगे जो है 22 तक डिवाइड किया था. उसने इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कॉलरिज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोइट्स एबिलिटी दैट इज डिजॉल्व, डिफ्यूज, डिसिपेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट रिलेट्स टू व्हाट. यहाँ पे उसको पूछा है कि जो थिंकिंग है आपकी उसको आपको डिजॉल्व करना पड़ेगा, डिफ्यूज करना पड़ेगा और डिसिपेट करना पड़ेगा, किसके लिए? इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग न्यू. तो दैट इज़ उसका आंसर जल्दी आ जाएगा क्योंकि फैंसी तो इसमें नहीं है. फैंसी दैट इज़ समथिंग पुअर. प्राइमरी इंफॉर्मेशन में, प्राइमरी इमेजिनेशन में क्या होता है कि आप जो भी एक्सटर्नल चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको देख रहा हूँ, जैसे कि चीज़ें देख रहा हूँ, तो मुझे जो दिख रही है उसको एक्सपीरियंस करूँगा, उसको जैसे दिखाने का वैसे दिखूंगा. बट जब सेकेंडरी इमेजिनेशन आएगी तो मुझे वॉट एवर द थिंग्स मेरे पास है, मुझे उसको तोड़ मरोड़ के दिखाना पड़ेगा. सो उसका आंसर है सी, दैट इज़ सेकेंडरी इमेजिनेशन. और क्या कहती है, उसके लिए आपको चीज़ों को डिसॉल्व करना पड़ेगा, डिफ्यूज़ करना पड़ेगा और डिसिपेट करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बी प्रसाद सर के इसमें आपको मिल जाएगा. व्हाट इज सपोज टू बी कंसीड इन मेटाफिजिकल पोएट्री. कंसीड के बारे में आपको पता है कि इसको बोला जाता है कि फारफेच इमेजरी भी इसको कहा जाता है कंसीड को. इन मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक अपने को पता है कि अब्रप्ट ओपनिंग और हर दैट, इसमें कहा जाता है कि एज ऑफ डिस्कवरी भी था. तो एज ऑफ डिस्कवरी में बहुत सारी चीज़ों को वो जो हो रही थी उनको दिखाने का एक जरिया था उनके पास पोइट्री में. और ये भी कहा जाता है कि मेटाफिजिकल्स फॉर द मेन ऑफ लर्निंग, वो हमेशा उनकी
जो पढ़ाई थी वो उनके पोइट्री में दिखा रहे थे। सो बेसिकली कंसीट दो अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता था। तो यहाँ पे जो भी कुछ सिमिलर है, टू सिमिलर आइडियाज़ पुट फोर्सफुली टुगेदर, सिमिलर तो नहीं थी, उसको सिमिलर को हटा दो, ये हट गया। फिर क्या है, टू डिसिमिलर आइडियाज स्टेटेड सेपरेटली, सेपरेटली उसको सेपरेटली रख के कोई नहीं फ़ायदा। सो ये पूछा जाता है हमेशा हर बार। द मोस्ट हेट्रोजेनियस, अलग अलग दो, हेट्रोजेनियस डिफरेंट, हेट्रोजेनियस आइडियाज योग, उसको बांधना साथ में बाय वायलेंस टुगेदर, वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट ही सेज that thy firmness make my circle just and makes me and where I begin, कि जहाँ पे वो कंपास का एग्जांपल दे रहा है वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती, जैसे कि उसके लिए थोड़ा सा मुझे वहाँ पे आपको थोड़ी थिंकिंग करनी पड़ेगी वेदर यू आर एबल टू एक्सेप्ट द थिंग्स और नॉट, ऐसे है। फिर किसने बोला मेटाफिजिकल पोइट्री की टर्म किसने कॉइन किया, अपने को ये क्वेश्चन आपने देखा है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनको कॉइन किया था। ज्यूरी एंड फ्राइडे आर द कैरेक्टर्स इन, ये दो कैरेक्टर है कौन से वर्क्स में दिए हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस को देख लो किन किन ने लिखे हैं, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि आराम से, अगर आपने पढ़े हैं तो ठीक है। बट ये जो कैरेक्टर है बेसिकली बिलोंग्स करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो में, और रॉबिन्सन क्रूसो का जो पब्लिकेशन डेट है 1790 में उसको पब्लिश किया गया था। फिर बाद में जो वर्क आया था मॉल फ्लॉन्डर्स की, उसको 1722 में उसको पब्लिश किया गया था। टॉम जोन्स जो हेनरी फील्डिंग ने लिखी है 1749 में उसको पब्लिश किया गया था। फिर बाद में जो आता है प्राइड एंड प्रेजुडिस, किसको किसने लिखा था, जेन ऑस्टिन ने 1830 में उसको पब्लिश किया गया था। जैसे आपको देखने हैं इसके नाम कौन है, किसने क्या क्या लिखा है, फिर उसके अंदर के थोड़े थोड़े कैरेक्टर को देखा जाएगा, वो बेहतर रहेगा अगर आप देखते हैं तो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कभी कभी। हु इज नॉट एन 18th सेंचुरी गोथिक नॉवेलिस्ट। गोथिक नॉवेलिस्ट में जो डरावनी जो नॉवेल्स रहती है, जैसे भूतिया, एक ही शब्द में उसको निपटा देंगे, तो होरेस ऑल्पेयर का अगर आपको पता है तो उनका वर्क है कैसल ऑफ ओट्रांटो। उन्होंने जो लिखा था 1764 में उन्होंने कैसल ऑफ ओट्रांटो लिखा था। लॉरेंस टर्न के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दैट ही बिलोंग्स टू फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेलिस्ट, वो बिगिनिंग में जो आए थे। एंड रेडक्लिफ का जो वर्क लिखा था द मिस्ट्रीज ऑफ द वुडोल्फो, जो मिस्ट्रीज ऑफ वुडोल्फो उन्होंने लिखा था 1794 में जो उन्होंने लिखा था। विलियम गोल्डविन जो मेरी शैली के जो उनके जो दोस्त थे उनके बारे में है, उन्होंने जो वर्क लिखा था द एडवेंचर ऑफ कैलेब विलियम, जो वर्क लिखा था द थिंग्स एज दे आर, उन्होंने जो लिखा था 1794 में। ये जो गोथिक नॉवेल्स में बिगिनर है, जो एन रेडक्लिफ में जो वर्क लिखे उसको हॉरर गोथिक भी बोला जाता है। उसके बारे में आपको ऐसा क्रॉस कनेक्ट करना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े वर्क से तो आपको एलिमिनेट करना ईजी है। लॉरेंस टर्न के आपको वर्क्स भी पता है, वो फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स को बिलोंग करते हैं। थ्री स्पोर्ट्स ऑफ द serpents do resembles thee, that dangerous eye killings cockatrice, that the enchanting siren which doth so entice, the whipping crocodiles these white pernicious thee. Sorry, थोड़ा जवळून बघितल्यावर दिसत नाही. These lines are written by whom? ये लाइन किसने लिखी है बेसिकली बोल रहा है। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड जो चीज़ थे उसको हाथ लगा दिया उन्होंने, क्योंकि अगर कोई गेस करेगा तो बेसिकली जाएगा एडमंड स्पेंसर के बारे में देखेगा, फिर या फिर फिलिस सिडनी के बारे में, या फिर विलियम शेक्सपियर के बारे में। बट ये जो वर्क है उन्होंने माइकल रैटन के बारे में दिया। उन्होंने जो आइडियाज़ द मिरर जो उन्होंने सोनेट सीक्वेंस पब्लिश किया था इंग्लिश में, पहले ये थे, तो उनके जो वर्क है उनमें से एक उन्होंने यहाँ पे लिया है। इसका वर्क है अमोर 30 बोल के एक पोएम है, उसके अंदर की ये लाइन है यहाँ पे दी हुई। सम क्वेश्चन विल नॉट बी इन योर कंट्रोल, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, दैट इज व्हाट इट सेज। चौसर्स बुक्स ऑफ डचेस, इसको ट्रांसलेट किया था बेसिकली। ये जो वर्क है ये ट्रांसलेशन वर्क है जो जिसके ऊपर से लिखा गया था। द रोमांट ऑफ द रोजेस जो नाम का एक बुक था उसके ऊपर से इसको लिखा गया था। द बुक ऑफ द डचेस इज एन एलिजी मॉर्निंग सॉन्ग था। किसके ऊपर लिखा था? जो डेथ वाइफ थी, किनकी? जो वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट जो 1368 में गुजर गई थी, उसके ऊपर लिखा था ये वर्क। और बेसिकली बताते हैं कि ब्लांच किस स्टेट से बिलोंग करती है, दैट इज़
द ब्रांच ऑफ लैंकास्टर। इतने से इजी क्वेश्चन है, बेसिक स्टार्टिंग से आता है तो आपको गेस करना इजी हो रही है। और इससे भी ना इजी क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आएगा, एवरीबडी मस्ट बी फेमिलियर विद दिस नेम। आप यहीं पे पकड़ लो, आपका आंसर इजी होता है कि एवरी क्वेश्चन यू विल हैव अ सर्टन क्लूज, कि आप बस उसको पकड़ो और बाकी के बाजू में हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पेन नेम ऑफ वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट का इसमें से कौन सा नहीं है पेन नेम? इनका आपको पता होगा, एरिक ब्लेयर, एरिक आर्थर ब्लेयर उनको कहा जाता है। जॉर्ज ऑरवेल, इनकी जो फेमस नावल है अपने को पता है कि द एनिमल फार्म उन्होंने लिखी है, 1984 उन्होंने लिखी है। ऐसी ग्रेटेस्ट जो नावल है उन्होंने लिखी हुई है, तो इसको एलिमिनेट करते आता है। फिर बाकी के जो नाम हैं पूरे के पूरे वॉल्टर स्कॉट के, शायद अगली बार पूछ लेंगे। पेन नेम का ही आप अलग एक चार्ट बना लो, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके आ जाएगी। नाउ विच मेट्रिकल डिवाइस हैज बीन used by the poet in the following lines? Many of flowers is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert's air. यहाँ पे कौन सा मेट्रिकल फूट यहाँ पे यूज़ किया है? बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग विल फोकस ऑन द आयम्बिक पेंटामीटर। क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर? जहाँ पे एक फूट जो होता है अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। तो इसमें आयम को बोला जाता है जो सिलेबल्स रहते हैं उसके डिविडेशन को, और पेंटामीटर बेसिकली शोज 5। तो यहाँ पे दिखता है कि 5 के 5, तो 10 रहते हैं, 10 को 5 में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे टेट्रामीटर बेसिकली फॉलोज द 4, हेक्सामीटर फॉलोज 6। यही पैटर्न रहेगा, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ट्रीमीटर। तो इसमें क्या होता है कि पहला देखो कि फुल गिरेगा, मेनी उठेगा, फिर ए छोटा होगा, फिर फ्लावर्स बढ़ेगा, ऐसा आपको दिखता है। ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे एक कर्व आएगा ऐसा। आपको अगर ऐसा भी करते आए तो फिर आप इजी से उसको डिकोड कर सकते हो, व्हाट एवर द थिंग्स आर गिवन देयर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ अपसेट। अब थिएटर ऑफ अपसेट के बारे में जो वर्क है कि एक खुद एक इसी नाम का एक वर्क था जो 1960 में लिखा गया था। किसके द्वारा? मार्टिन इस्लिन के द्वारा, जिसने ये टर्म कॉइन की गई थी, थिएटर ऑफ अपसेट। और थिएटर ऑफ अपसेट के बारे में क्या हुआ, इसमें से कौन एसोसिएटेड नहीं है? एसोसिएटेड नहीं है तो इसमें पता है कि अपने को इनका जो वर्क 1953 में उन्होंने लिखा था, कौन सा? वेटिंग फॉर गोदो, जो उसको एलिमिनेट कर देंगे। जॉन ऑसबर्न का जो वर्क था उन्होंने लिखा हुआ 1954 के या 6 के पास, शायद 6 है। तो उसका जो वर्क है द लुक बैक इन द एंगर, जो उन्होंने वर्क लिखा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉम स्टोपार्ट का जो वर्क है उन्होंने लिखा था द रोजनस्टैन्स एंड गुल्डनसबर्ग्स आर डेड, जो हैमलेट में दिए जाते हैं 2 कैरेक्टर, उनके बारे में लिखा था। सो दिस ऑल ऑथर्स बिलोंग्स टू अपसेट थिएटर्स। और जॉन फोर्ड जो उनका जो वर्क है, उन्होंने जो अलग वर्क लिखे थे, साइंटिफिक फिक्शन ही हैज़ रिटन, जो उनका एक वर्क आता है कि चांद पे जाते हैं लोग, जैसा कि फिर एक बैक्टीरिया की वजह से सबके सब मर जाते हैं। एक तो बैक्टीरिया यहाँ पे धरती पे आता है और यहाँ पे आने के बाद मर जाते हैं। यू कैन मेंशन द नेम ऑफ दैट स्टोरी, दैट बुक इन द कमेंट सेक्शन। पैट बाकर इज द ऑथर ऑफ ए, इनमें से किसमें की ऑथर है पूछा गया है कि दैट इज, देखो एक डी तो चला गया, इंग्लिश पेशेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, दैट इज़ माइकल ओडांते, जो श्रीलंका के जो ऑथर है, उनके बारे में जो इंग्लिश पेशेंट उन्होंने लिखा था, उसको हटा देने के बाद फिर से बचते बहुत सारे हैं, पर फिर भी द रीजनरेशन ट्रिलॉजी उन्होंने लिखा था पैट बाकर ने। बट इंग्लिश पेशेंट को आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाए, इसकी हेल्प होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। द 3 टर्म लेबल फॉर द कॉन्सोनेंट, दैट इज ब, कॉन्सोनेंट ब, 3 टर्म्स जो नीचे की 3 टर्म्स दी गई है कि कौन सी इसमें से अच्छी रहेगी। नाउ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स कि वी हैव कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स, जिसने किसी ने फोनेटिक्स पढ़ा है उसको पता है अच्छे से कि अगर अपन किसी वॉवेल को प्रोनाउंस करते, दैट इज आप यहाँ से आवाज़ निकालेंगे AEIOU। यहाँ पे क्या उनका कहना था कि जो भी कोई अगर आप वॉवेल को प्रोनाउंस करते हो
तो वो वॉइसलेस होगा, वहाँ पे वॉइस एयर जो है, बिकॉज एयर इज दी सोर्स ऑफ एनर्जी और वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो वॉइसलेस है। तो वॉवेल हो गए वॉइसलेस, और फिर जो कॉन्सोनेंट हो गए वो वॉइस्ड हो गए, कॉन्सोनेंट वॉइस्ड हो गए। मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो उसमें तो आपको पता है, तो बी हो गया तो कॉन्सोनेंट है, तो उसमें से वॉइसलेस को हटा दो, फिर इसमें से वॉइसलेस कट जाएंगे, ठीक है, पता है। पर इसके बाद में आता है, फिर वो पूछ रहे हैं कि उसमें से कौन सा है। नेजल साउंड जो आता है उसको मानांग बोलते हैं, जो एम आता है, एन आता है, और फिर उसके बाद में जो जी आता है उसको नेजल साउंड बोलते हैं, जो नेजल कैविटी से प्रोनाउंस होते हैं। फ्रिकेट भी समथिंग डिफरेंट, बट आप जब ब बोलेंगे तो आप कुछ देर के लिए आपके होठ, आप अपने होठ नज़दीक लाएंगे और फिर उसको रिलीज करेंगे सडन एयर को, तो दैट इज़ प्लोजिव। तो ऐसे आता है। सो इसका आंसर इज है कि बी है, तो ए कट गया, नेजल कट गया, तो दैट इज वॉइस बाइलेबियल प्लोजिव उसको बोला जाता है। कुछ चीज़ें कहाँ पे काम आ सकती है, कोई बोल ही नहीं सकता। That have studied the things in the master, that's why I'm telling you. Who is known as the father of English comedy in Europe? कॉमेडी के बारे में पूछा है कि he has criticized the other people, कि उन्होंने सोफोक्लिस के बारे में भी उन्होंने बोला था कि फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। तो यू हैव टू मेंशन द नेम, द फादर ऑफ ट्रेजेडियन। कौन है ट्रेजेडियन इन यूरोप, कि आपको नाम मेंशन करना है कि इन्होंने जो वर्क लेके, तो उन्होंने सोफोक्लिस को भी उन्होंने जो सोक्रेटिस है उनको भी उन्होंने किया था। द फ्रॉग्स जो उनके फेमस है, दैट इज एरिस्टोफेनस। आपको फादर ऑफ ट्रेजेडी को कमेंट में मेंशन करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मॉडर्न एरिया, कि जेरोल्ड ग्रिच इज द कैरेक्टर इन डी.एच. लॉरेंस नॉवल इन टाइटल। ये कौन से नॉवल में से, डी.एच. लॉरेंस के जो नॉवेलिस्ट है उसमें से कौन सा है, तो दैट इज वुमन इन लव। फिर बार्की के जो है, फिर लेडी चैटर्जी लवर्स जो वर्क उन्होंने लिखा था उसको बैन किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स बोल्डनेस। डी.एच. लॉरेंस के वर्क्स बेसिकली बोलते हैं सेक्सुअलिटी के थीम्स पे भी ज़्यादा बातें उनकी तरफ से की गई है। एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे फिर रुक जाएंगे। विच नॉवेलिस्ट इकोज द ऑफन कोटेड लाइन्स ऑफ शेक्सपियर, कि शेक्सपियर ने कोट की गई थी लाइन में से किसको बोला गया है, फिर से यूज़ किया गया था। एज फ्लाइज टू वेस्टर्न बॉयज आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। जैसे कि फ्लाइज है वेस्टर्न के बॉयज़ के लिए जाओ जो मारते रहते हैं उनको, जैसे कि माइट बी शोइंग दी कुछ ऐसी चीज़ें होगी उन बच्चों के बीच में जो मारते फिरते होंगे। सो आर वी टू द गॉड्स, दैट वी आर लाइक वी आर द सेम टू द गॉड्स, दे किल अस, वो मारते हैं हमको फॉर देयर स्पोर्ट्स, कि उनके मज़े के लिए वो अपने को मारते हैं। सो कि किस लाइन ये लाइन किसने यूज़ की है, किस वर्क्स के लिए। सो बेसिकली आपको पता होगा कि दैट एक कैरेक्टर है जो सफ़र करता है बहुत ज़्यादा, कि उसको एक उसका जो सबटाइटल दिया था उन्होंने, अ प्योर वुमन रिप्रेजेंटेटेड, दैट इज थॉमस हार्डीज अ टेस्ट ऑफ द डर्बाविल्स को उन्होंने जो लिखा था उसके अंदर ये चीज़ें, इसका नाम आता है 1891 में उन्होंने लिखा था कि जो वर्क है 1891 में उन्होंने लिखा था। चार्ल्स डिकिंस का जो कॉपरफील्ड फिल्स है फिर 1850 में उन्होंने लिखा था। फिर बाद में अंडर द ग्रीनवुड ट्री जॉर्ज मेरियानियोन का उनका ये वर्क। बस आपको यही चीज़ें सीखनी है कि उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, उसको एनालिसिस कैसे किया जाएगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे अच्छे से। फिर we'll see the next question in the next video. Till then, happy learning and enjoy what you are studying. Thank you.